गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण है वो जैसलमेर में किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 22 अक्टूबर को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ की ओर से विकसित की गई नाग मिसाइल जिसका अंतिम चरण है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब ये भारतीय सेना में तैयार होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डीआरडीओ की ओर से 1980 में समन्वित मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत 5 मिसाइलें हैं वो भारतीय सेना के लिए विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसी में ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण 22 अक्टूबर को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। इस आपको बता दें कि नाग मिसाइल जिसका निर्माण कार्य 1990 में शुरू हुआ था और ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकती है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 3 से लेकर 8 किलोमीटर है और इसकी गति है वो 230 मीटर प्रति सेकंड है जो अपने साथ 8 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान से कितने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया है। तो राजस्थान से 2 बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नीदरलैंड की संस्था की ओर से लैंगिक समानता के क्षेत्र में टोंक की वसुंधरा और जोधपुर की जसोदा को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया है। इस साल आपको बता दें कि भारत से 24 बच्चों का नामांकन है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए किया गया है। 42 देशों से कुल 142 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जिसमें राजस्थान के टोंक की वसुंधरा और जोधपुर की जसोदा भी शामिल है। आपको बता दें कि इस पुरस्कार की अंतिम घोषणा है वो 13 नवंबर को हो जाएगी। टोंक के डारडा तुर्की की निवासी वसुंधरा जिनकी आपको बताते कि जीवन कौशल शिक्षा 180 से अधिक लड़कियों को इन्होंने आपको बता दें कि प्रशिक्षित किया और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का कार्य इन्होंने किया था। वहीं जोधपुर की जो आशापुरा की जसोदा की ओर से महिला हिंसा के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों का नेतृत्व किया था। तो इन सभी को देखते हुए आपको बता दें कि राजस्थान की 2 इन लड़कियों का चयन है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और राजस्थान की किस शिक्षण संस्थान के मध्य MOU साइन किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और जो राजस्थान के IIT जोधपुर के मध्य एक MOU साइन किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और IIT जोधपुर के मध्य एक MOU साइन किया गया जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि जोधपुर के छात्र भी NHAI में इंटर्नशिप कर सकेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर अब देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक उपलब्ध करवाएगा। IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी और NHAI के महाप्रबंधक एवं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट जोधपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय बिश्नोई की ओर से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो IIT जोधपुर और NHAI के बीच में एक MOU साइन किया गया है जिसके तहत आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग के आधारभूत संरचना के विकास और उसमें सुधार किए गए। जो IIT जोधपुर में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, अर्थक्वेक, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग, डिजाइन और मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट से संबंधित तकनीक है वो मुहैया करवाएगा IIT जोधपुर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है
हाल ही में राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ शुरू किए गए किस अभियान के बेहतर संचालन एवं मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर कोर ग्रुप का गठन किया गया है? तो राजस्थान में हाल ही में एक मिलावटखोरी को लेकर अभियान शुरू किया गया है और इसी के लिए बेहतर संचालन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर कोर ग्रुप का गठन किया गया है। अभियान का नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर 26 अक्टूबर से राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ शुरू होने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के बेहतर संचालन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। यह ग्रुप अभियान की जिला स्तरीय प्रबंधन समितियों तथा स्थानीय जांच दलों की निगरानी और समन्वय करेगा। मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर को राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान दूध, मावा, पनीर, मिठाइयाँ एवं दूध से बने उत्पादों, आटा, बेसन, खाद्य तेल, सूखे मेवे, मसालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच है वो की जाएगी। इस अभियान के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रबंधन समिति भी गठन की गई है। अभियान की अवधि में खाद्य पदार्थों की मिलावट के उत्पादों के विरुद्ध कार्यवाही की सुनिश्चित करने की जो सूचना देने वालों को 51,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है? तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव करवाने की घोषणा की है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। 4 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। प्रथम और द्वितीय चरण में आपको बता दें कि 23 और 27 नवंबर को पहले और दूसरे चरण के चुनाव होंगे और तीसरे और चौथे चरण के लिए 1 और 5 दिसंबर को मतदान है वो संपन्न होंगे। राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव है वो करवाए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ साथ निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता के प्रावधान भी लागू किए गए हैं जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति पर लागू रहेंगे। आपको बता दें कि 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों एवं 4371 पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए तकरीबन 2,41,87,946 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियों को कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियों के लिए आपको बता दें कि 250 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियों को 250 करोड़ रुपए का बजट की मंजूरी प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि इस 250 करोड़ रुपए का भुगतान है वो राज्य सरकार द्वारा गठित कृषक कल्याण कोष के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। किसानों के लिए किसान कल्याण कोष की घोषणा की गई थी। बजट में 1,000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष है वो गठित किया गया और इसी में से 250 करोड़ रुपए का भुगतान है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियों को दिया जाएगा। इन स्वीकृति के बाद फसल बीमा कंपनियों को प्रीमियम तथा किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान का भुगतान भी जल्द मिल सकेगा। बात की जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तो केंद्र सरकार की ओर से 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्राकृतिक आपदा, कीड़े एवं रोग की वजह से जो फसलें नष्ट हो जाती है, किसानों को नुकसान पहुंचता है, बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में खादी प्लाजा की स्थापना किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी? तो राजस्थान के जयपुर जिले में खादी प्लाजा की स्थापना किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से खादी प्लाजा बनाया जाएगा। इसकी घोषणा है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2020 में की गई थी। खादी कपड़ों के प्रमोशन, बेचने पर कार्य किया जाएगा और सेल लगेगी और खादी वस्त्रों की डिजाइन एवं फैशन पर भी
महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ खाद्य संस्था समितियों के कार्य भी कंप्यूटराइजेशन होंगे और राजस्थान सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए सहायता है वो खाद्य संस्थाओं की कंप्यूटराइजेशन के लिए की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकारों को गंभीर बीमारी में दी जाने वाली सहायता राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने का फैसला किया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकारों को गंभीर बीमारी के रूप में दी जाने वाली सहायता राशि जिसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए जो पत्रकारों को गंभीर बीमारी के रूप में जो सहायता राशि दी जाती थी पत्रकार कल्याण कोष से, उसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि ये 6 गंभीर बीमारियों पर ही ये सहायता राशि दी जा सकती थी। अब इस सीमा को हटाते हुए सभी गंभीर बीमारियों पर 2 लाख रुपए सहायता राशि है वो पत्रकारों के लिए दी जा सकेगी। आपको बता दें कि मेडिकल डायरी योजना के तहत अब सभी पत्रकार है वो दवाइयाँ ले सकेंगे और अब तक मेडिकल डायरी योजना की सुविधा केवल अधिस्वीकृत पत्रकारों को ही मिलती थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सभी पत्रकारों को मेडिकल डायरी योजना का लाभ देने के निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा ऑनलाइन सरकारी सेवाओं में फेशियल रिकॉग्निशन को डिजिटल पहचान योजना के रूप में शामिल किया है। तो हाल ही में सिंगापुर ने फेशियल रिकॉग्निशन को ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल पहचान के रूप में शामिल किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सिंगापुर में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं आपको बता दें कि जो फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से की जा सकेगी। जो दुनिया में पहला देश बना है सिंगापुर, जहां सरकारी सेवाओं में भी फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से है वो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। सिंह पास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया गया है फेशियल रिकॉग्निशन को, जिसमें कर घोषणाओं तथा सार्वजनिक आवास अनुप्रयोग सहित 400 ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचा जा सकेगा। बैंकिंग जैसी अन्य ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने के लिए भी फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन एक सिस्टम है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें डिजिटल छवि या चेहरे के डेटाबेस के विरुद्ध वीडियो फ्रेम में मानव चेहरे का मिलान करने में ये सक्षम है। शोधकर्ताओं वर्तमान में इसकी तकनीक विकसित करें जिसमें चेहरे की पहचान की प्रणाली के आधार पर ये कार्य करती है। सिंगापुर की बात की जाए तो सिंगापुर के राष्ट्रपति है हलीमा याकूब। तो फेस रिकॉग्निशन है जो सिस्टम आती है मोबाइल में, जैसे कि आप चेहरे को पढ़ के जैसे अनलॉक खोलना होता है, उसी प्रकार से सरकारी सेवाओं में भी ये फेशियल रिकॉग्निशन है वो लागू किया गया है सिंगापुर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में संपूर्ण भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में भारत के 30 जिलों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया था मंडी जिले ने। हिमाचल के 6 जिलों में से आपको बता दें कि जो भारत के शीर्ष 30 जिलों में शामिल हुआ है, हिमाचल के 6 अन्य जिले भी शामिल है जिसमें चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, हरिमूर और सोलन भी शामिल है। भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ओर से शुरू की गई थी और अभी भी इसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 1948 से ये लगातार मनाया जाता रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 75वीं वर्षगांठ इस साल मनाई जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी।
यह एक आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी प्राथमिक भूमिका विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखना है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर किए गए थे और वर्तमान में 193 देश है वो इसके सदस्य बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। वर्तमान में महासचिव और अध्यक्ष है इसके एंटोनियो गुटेरस। इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसके अलावा जो मुख्य ऑफिस जिनेवा, नैरोबी और वियना में भी है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह एमवीसी और जयपुर पर लिखी गई किस पुस्तक का विमोचन किया गया था। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की किस पुस्तक का विमोचन है वो हाल ही में किया गया था। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।